I'm really honored and privileged to greet each and every one of you at this unique occasion. We are immensely lucky to have Duti Chand among us, a genuinely inspirational person, a leader in the sports industry, and a brilliant example of tenacity and perseverance. She has won multiple medals in 100-meter and 200-meter track race events in multiple international competitions, and she is the current national champion in women's 100-meter race. In addition to being a well-known Indian sprinter, Srimati Duti Chand is a representation of determination and bravery. She was one of the quickest ladies in India when she was younger, coming of age in the little audition town of Chakagopal. Her journey from humble beginnings to the world stage is a testament to her relentless hard work and unwavering spirit. Beyond her incredible athletic accomplishments, Duti Chand has also shown immense bravery off the track. She has been a vocal advocate for general rights and inclusivity, becoming the first Indian sportsperson to openly acknowledge her sexuality. Her courage to live her truth has inspired countless individuals and has paved the way for a more inclusive society. Today, we have the rare opportunity to hear from Duti herself. Her story is one of overcoming immense odds, shattering barriers, and consistently striving for excellence. I am confident that her words will inspire and motivate us all to chase our dreams with the same tenacity and passion. So get yourself on your marks as we are set to begin our session with a bang. गुड आफ्टरनून मैम। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आशा करते हैं कि आज का सेशन बहुत रोमांचक होगा। थैंक यू। इंडिया के एक छोटे से इलाके से आने के बावजूद भी आपको इंडियन एथलेटिक्स की फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पढ़ाई या किसी और क्षेत्र में काम करने के बजाय? और इसमें इंडियन गवर्नमेंट या उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या भूमिका निभाई? स्पोर्ट्स के आने का सबसे बड़ा मकसद था कि गरीब को हटाना है, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी बचपन में। जी। 6 सिस्टर 1 ब्रदर, लड़की को मिला टोटल 9 मेंबर। और फैमिली बहुत गरीबी थी। पापा का जो इनकम था पर मंथ 500 रुपीज था। तो 500 रुपीज में इतनी बड़ी फैमिली को चलाना पापा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अच्छा पढ़ाई लिखाई करके फ्यूचर में जॉब करना इतना आसान नहीं था हमारे लिए। तो स्पोर्ट्स एक ही रास्ता था। तो अच्छा स्पोर्ट्स खेलते थे तो फ्यूचर में देश का भी नाम रोशन होगा, और इसके साथ साथ हमको पैसा भी वगैरह कुछ मिलेगा, कैश अवार्ड वगैरह कुछ मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा। तो इसी को उम्मीद रख के हमने स्पोर्ट्स शुरुआत की थी बचपन में। तो काफी कठिनाई का सामना किया मैंने बचपन में। एक तो स्पोर्ट्स करने के लिए आसपास में कोई ग्राउंड नहीं था, और कोई कोचेस भी नहीं थे। और सबसे बड़ा दिक्कत था खाने का, डाइट। खाने का भी मुझे जो जो प्रोटीन का जो खाना डाइट जरूरत है वो नहीं मिल रहा था उस टाइम में। और इसलिए मैं नंगे पाँव में नदी के किनारे में रनिंग करती थी। और कोच भी कोई नहीं थे। जो जितना मुझे एक्सरसाइज मालूम था इतना ही करती थी मैंने। काफी कठिनाई से ही मैंने बचपन में। तो धीरे धीरे जब स्कूल लेवल में अच्छा प्रदर्शन करने लगी, तो फिर हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट में एक स्पोर्ट्स हॉस्टल है, वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू में पास हो गई। तो वहाँ पे मुझे रहना खाने के साथ ट्रेनिंग फ्री में दिया गया। मेरा जो स्ट्रगल 5 साल के बाद 2006 में मैंने ज्वाइन किया स्पोर्ट्स हॉस्टल में। वहाँ पे रह के मैं जब वो ट्रेनिंग शुरुआत की कंटिन्यूस पूरा प्रोफेशनली साइंस स्पेशलिस्ट प्रोफेशनली मैंने ट्रेनिंग शुरुआत की। और 2007 में मेरा पहला नेशनल मेडल आने लगा इस जोन में। तो 2007 से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू खेल रहा हूँ। और काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट किया मैंने, और इसमें भी मेडल भी हासिल किया मैंने। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मेडल है एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया मैंने। और इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पैर भारत की महिला हिसाब से गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला। 2 ओलंपिक भी खेली मैंने, एक रियो ओलंपिक एक टोक्यो ओलंपिक। और साउथ एशियन गेम भी खेला। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली मैंने। लगभग नेशनल लेवल में 1500 मेडल हासिल किया मैंने। और इंटरनेशनल लेवल में 85 मेडल हासिल किया मैंने अभी तक। और सबसे बड़ा बात है कि पृथ्वी शर्मा मैम की जो रिकॉर्ड थे 100 मीटर में 11.43, इसको मैंने ब्रेक करके 11.30 से शुरू करके आज तक मेरा खुद का रिकॉर्ड मैं 10 बार तोड़ चुकी हूँ। अभी नेशनल का जो रिकॉर्ड चल रहा है अभी 100 मीटर में 11.1 से, वो मेरा ही नाम रिकॉर्ड चल रहा है अभी। मैम, आपने जो आपकी लाइफ की स्टोरी बताई है उससे हम डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप जैसे स्ट्रगल से आके आपने 1500 मेडल जीते हैं। ये काफी बड़ी बात है, और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंचने के लिए बचपन से तैयारी करनी बहुत जरूरी होती होगी। तो आप क्या मानते हैं कि एक सफल एथलीट बनने के लिए छोटी उम्र से कितनी तैयारी करने की आवश्यकता होती है एक आपके जैसे एथलीट बनने के लिए?
देखो, एक एथलीट बनने के लिए तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगा एक। और जितना कम उम्र में आप शुरू करेंगे तब जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मेरे को जब 6 साल उम्र हुई थी उस टाइम में मैंने सौरव स्पोर्ट्स शुरुआत की थी। जब मुझे 12 साल हुआ तब मैंने नेशनल लेवल की मेडलिस्ट बन चुकी थी मैंने। तो आज के दिन में देखें तो हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ाई कर ले, बाद में इसको स्पोर्ट्स में घुसाएंगे। लेकिन ये स्पोर्ट्स हमेशा बचपन में ही शुरू करने से बेटर रहेगा। बरोबर। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स और कई सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है। आपने अपने करियर में कई सम्मान भी जीते हैं। क्या आप एक खास यादगार पल हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? मेरे लाइफ में सबसे बड़ा दो कंपटीशन बहुत मेरा चैलेंजफुल था मेरी लाइफ में। एक तो एशियन गेम में, जो 16 साल के बाद मैंने, सॉरी 32 ईयर के बाद मैंने मेडल हासिल किया 100 मीटर में। और 200 मीटर में एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था मैंने। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में तो 2019 में हुआ था नामपल्ली में। उसमें पहली बार तो मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वही मेरा सबसे बड़ा सफलता है मेरी लाइफ में। और ओलंपिक भी एक सपना था कि मैं ओलंपिक कब खेलूं। और मेरी लाइफ में 2 ओलंपिक खेला मैंने। ओलंपिक में 100 मीटर और 200 दोनों में रिप्रेजेंट कराया था मैंने भारत को। और इसका साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी मुझे मिला, 2020 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भी मुझे मिला है। उड़ीसा में जितने सारे अवार्ड होते हैं, एकलव्य अवार्ड, उड़ीसा सिटीजन अवार्ड, छत्तीसगढ़ की वीर अवार्ड, काफी अवार्ड मैंने ले चुकी हूँ। लेकिन मेरे लाइफ में सबसे बड़ा वही सफलता था कि मैंने वर्ल्ड लेवल में गोल्ड मेडल हासिल किया था जो 100 मीटर में। जी। अभी जैसे आपने बताया मैम, आपने इंटरनेशनल स्टेज पे काफी मेडल्स जीते हैं, तो आपका नाम काफी फेमस हुआ है। तो इसी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में आपके ऊपर एक मूवी बनी है, इसका नाम है कैटेगरी वुमेन। क्या आप इस मूवी के बारे में जानते हैं मैम? नहीं, कनाडा में मूवी के बारे में इतना मालूम नहीं मुझे। अच्छा, तो उस मूवी में मैम एथलीट्स की मेडिकल प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स को स्पोर्ट्स में सेक्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर उल्लंघन किया गया था, उसके बारे में बताया गया था उस मूवी में। आपके लिए इस फिल्म से कोई जुड़ी ऐसे महत्वता है, जबकि आपके साथ 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी एक ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? बेसिकली हमारे स्पोर्ट्स में 3 टेस्ट दिया जाता है, महिला लोग को सामना करना पड़ता है। एक तो हाइपरजम टेस्ट होता है, एक डोपिंग टेस्ट होता है और एक जेंडर टेस्ट होता है। तो डोपिंग स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि काफी बच्चों क्या करते हैं ना, ताकत और परफॉर्मेंस बढ़ाने करने के लिए ड्रग्स का मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें तो परफॉर्मेंस जल्दी इंक्रीज हो जाता है। जो एक्सरसाइज करने से 2-3 महीना लगता है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, वो मेडिसिन खाने से जल्दी हो जाता है। तो इसी को रुकाने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है हाइपरजम टेस्ट। हाइड्रोजन टेस्ट महिला लोग को इसलिए देना पड़ता है कि काफी महिला ऐसे होते हैं जिसके बॉडी में नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस होता है, पुरुष हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो इसी को रुकाने के लिए ये हार्मोन टेस्ट किया जाता था पहले। तो जिस टेस्ट में मैंने पकड़ी गई थी 2014 में, मेरी बॉडी में 3.05 लेवल बढ़ गया, मतलब 0.5 मेरा हार्मोन लेवल बढ़ गया था। जिस कारण से उसी रूल के माध्यम से मुझे रुका गया था। मुझे कॉमनवेल्थ के जो ग्लासगो में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, इसमें मुझे खेलने के लिए नहीं दिया गया था। लेकिन उस टाइम में सबसे बड़ा दिक्कत वही था कि सारा सोसाइटी में ब्रेकिंग न्यूज डाला दिया गया कि द्युति का जेंडर टेस्ट हुआ था, जेंडर में इसका मेल पाया गया, इसलिए वो महिला कैटेगरी में खेल नहीं सकता। तो इसी को लेके ज्यादा न्यूज फैला, मेरा को ज्यादा चैलेंज करना पड़ा, काफी लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे, ताना मारने लगी। मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं इसी मुहूर्त में। अचानक मैंने बचपन से लड़की की तरह पैदा हुआ था, सब कुछ लड़की है, अचानक कैसे मैं लड़का बन गया, तो इसको लेके मैं बहुत टेंशन हो गई थी, हैरान हो गई थी। तो मुझे बहुत कंफ्यूज हुआ कि ऐसा कैसे हो गया इमिडिएटली। तो फिर सब मेरा जो एडवाइजर है पॉइसन मैडम, वो आके मुझे समझाया कि एक्चुअली क्या रूल था, क्या टेस्ट हुआ था। तो उसी के बाद फिर मैंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, तो वहां पे मैंने चैलेंज में किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो भी टेस्ट वगैरह हुआ है इसका सारा डॉक्यूमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सारा सोसाइटी में न्यूज फैल रहा है कि मेरा जेंडर टेस्ट हुआ था करके, तो जेंडर में मुझे मेल पाया गया है। तो ये कितना सच है, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। तो कोर्ट में केस दायर करने के बाद पता चला कि मेरा हाइपरजम टेस्ट हुआ था, जेंडर टेस्ट हुआ नहीं था। और हाइपरजम टेस्ट में मेरा हार्मोन लेवल थोड़ा ज्यादा था, जिस कारण से मुझे उन्होंने बैन कर दिया था। उससे पहले, मेरे से पहले भी काफी एथलीट को उन्होंने बैन कराया था, जैसे शांति सुंदरजन को हो, पिंकी प्रामाणिक को, साउथ अफ्रीका की एक लड़की है कास्टर सोमेनिया, और ऑस्ट्रेलिया के एक एथलीट, काफी एथलीट को उन्होंने बैन करा दिया था इस रूल के माध्यम से। और ये इसी रूल इसलिए बैन किया जाता था महिला लोग को क्योंकि आईओसी मैंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह रहा था कि जिस महिला के बॉडी में हार्मोन लेवल ज्यादा होता है,
वो इनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है स्पोर्ट्स में, तो ज्यादा प्रमोट करता है, मतलब परफॉर्मेंस जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो जिसको मैंने प्रूव कराया था कि ये गलत बात है, क्योंकि हार्मोन लेवल बढ़ने से किसी का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है, कुछ एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि जो खिलाड़ी मेहनत करता है वो सफलता पाता है। तो ऐसे देखेंगे तो उसेन बोल्ट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, इसका हार्मोन टेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी कभी कभी कंपटीशन में हार जाता है। तो इसी को लेके ज्यादा आर्गुमेंट हुआ। मेरा लॉयर जो थे स्पोर्ट में जो जज थे, तो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन को उन्होंने प्रूव मांगा कि आप बताओ हर महिला के अंदर में जो हार्मोन बढ़ने से कितना परसेंट बेनिफिट करता है बच्चों को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कुछ प्रूफ दे या नहीं पाया, शायद उन्होंने लास्ट मोमेंट में रूल को हटाना पड़ा। जिसके बाद मुझे खुद को प्रूव करना पड़ा कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी बॉडी में कोई फीमेल मतलब मेल का कोई इशू नहीं है, जिस कारण से मैं खेल सकती हूँ। तो फिर दोबारा मैं ट्रैक को वापस आई 2015 में, और 2015 से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। काफी नेशनल इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। और जेंडर टेस्ट बहुत काफी सालों से पहले हो रहा है, अभी तो जेंडर टेस्ट नहीं हो रहा है। काफी सालों से पहले वो जेंडर टेस्ट हो रहा था, क्योंकि काफी लड़का लोग भी लड़की की तरह बन के खेलते थे लड़के लड़की लोग के साथ, इसलिए वो जेंडर टेस्ट होता था, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। 200 साल से पुराना टेस्ट वो बंद हो चुका है। मैम, जैसे आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है, सच्चा गुरु वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। आपकी लाइफ में वो गुरु कौन थे जिन्होंने आपके साथ पूरा ये दिक्कतें और आपको हमेशा एक सफलता की रोशनी की ओर लेके गए? देखो, जब बुरा वक्त आता तो साथ में कोई नहीं रहता, काफी लोग छोड़ के चला जाते हैं, लेकिन कुछ लोग साथ देते उस टाइम में। जब बुरा वक्त मेरा चल रहा था उस टाइम में, जब मैं नेशनल कैंप से मुझे निकाल दिया गया, खेलने के लिए मना करा गया, और केस लड़ने के लिए कोई साथ नहीं दे रहे थे। उस टाइम में तो एक तो मेरी फैमिली मेरे साथ में थी, मेरे मम्मी डैडी मेरा सिस्टर लोग तो वो साथ में थे। और सबसे बड़ा साथ था मेरा केआईटी यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंत जी, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स का गॉड फादर इनको मैं मानती हूँ, क्योंकि काफी उन्होंने सेव किया मुझे, फाइनेंशियल भी हेल्प करते थे स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। और मेरा जो कोच मुझे जो ट्रेनिंग दिलाया था, शिव प्रसाद मिश्रा अंडर रमेश सर, तो ये लोग मेरे साथ में थे। और धीरे धीरे जब वो केस लड़ाई शुरू किया, मैंने काफी पब्लिक भी मुझे सपोर्ट किया उस टाइम में, और प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मुझे काफी मदद किया उस टाइम में मेरे केस को जिताने के लिए। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया मेरा, जितना सारा मतलब आउट ऑफ कंट्री में जो जो केस लड़ी मैंने, जो पैसा वगैरह खर्च हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिला था उस टाइम में। मैम, अभी आपका काफी लंबा कैरियर रह चुका है, आप काफी सालों से compete कर रहे हैं और आपने काफी मेडल्स जीते हैं जैसे आप बता रहे हैं। और इस मेडल्स को जीतने के लिए आपने काफी प्रैक्टिस करी होगी और भी काफी कंपटीशन पार्ट लिया, उसमें आपका काफी टाइम जाता होगा। बट क्या एथलेटिक्स को छोड़ के कोई आपके ऐसे कोई शौक है या कोई मन की इच्छा है जो आपको करने से आपको खुशी मिलती है? देखो, स्पोर्ट्स के अलावा तो मैंने दूसरा कुछ चुना नहीं अभी तक। और स्पोर्ट्स में इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि कुछ दूसरा बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हम सुबह शाम मेहनत करते हैं। सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक ट्रेनिंग होता है, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से लेकर 6 या 7 बजे तक ट्रेनिंग होता है, लगभग 6-7 आवर ट्रेनिंग हो जाता है दिन भर। और बॉडी इतना टायर्डनेस हो जाता था, इसको रिकवरी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। और हमारा हफ्ते में सिर्फ संडे ही छुट्टी मिलता है बॉडी को रिकवरी करने के लिए। बाकी डे में कभी जिम में वर्कआउट होता है, कभी ट्रैक में वर्कआउट होता है, कभी स्विमिंग पूल में, तो कभी योगा सेक्शन, ये ऐसे सब ट्रेनिंग करके टाइम नहीं मिलता। तो हमेशा में महीना महीना नेशनल कैंप में रहना पड़ता है। कभी भी बड़ा कंपटीशन जाता है, जैसे एशियन गेम हो, एशियन चैंपियनशिप या साउथ एशियन गेम या ओलंपिक, ऐसे कंपटीशन नजदीक आ जाते हैं, तो 6 महीना 7 महीना हमको कैंप में रहना पड़ता है। अब कैंप में इसलिए हम रहते हैं कि कैंप में सारा फैसिलिटी मिलता है हमको। हमको पर्सनल कोच दिया जाता है, डाइट दिया जाता है, खाने पीने के लिए डाइट भी दिया जाता है। और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो चीज हमको जरूरत है, जैसे ट्रैक हो, जिम सेक्शन हो, स्विमिंग पूल हो, ये सारा फैसिलिटी हमको प्रोवाइड किया जाता है कैंप, नेशनल कैंप में। इसलिए हम महीना महीना नेशनल कैंप में रहते हैं। हाँ, जब वो कंपटीशन खत्म हो जाता है, तब मैंने कभी छुट्टी में आते हो, गाँव गाँव को छुट्टी में जाते तो काफी फ्रेंड्स लोग को टाइम देते हैं। और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी मुझे पसंद है, मैं कार ज्यादा चलाती हूँ, तो कभी कभी फ्रेंड को लेके मैं लॉन्ग ड्राइव में भी चला जाती हूँ घूमने के लिए। मैम, आप इस एथलेटिक्स से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपके अनुसार भारतीय ट्रैक रेसिंग में अगले कौन से बड़े सितारे हैं जिन्हें आप देखो, जानती हैं? ये सब तो हम गारंटी किसी को नहीं दे सकते कि फ्यूचर में कौन इतना बड़ा स्टार बनेगा, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स ऐसा चीज है, आज जो स्टार है काल नहीं रहता। क्योंकि हमारा सफलता हमेशा कोई कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे आप क्रिकेट में देखेंगे तो धोनी का नाम सुने होंगे, विराट कोहली का नाम सुनेंगे, वो क्या ना कंटिन्यूस खेलते हैं।
कभी जीतते थे तो कभी हार जाते हैं। हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है, रनिंग के ऊपर डिपेंड है। जिसके पास ज्यादा अच्छा क्वालिटी है, अच्छा स्ट्रेंथ स्टामिना है, वो रेस जीतता है, नहीं तो हार जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो वो फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी कौन बनेगा, लेकिन मेरे से पीटी उषा मैम थे नंबर वन एथलेट में। इसके बाद आए रचिता मिस्त्री, और रचिता मिस्त्री के बाद मैं आई, और मेरे साथ में भी हेमा दास ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, जूनियर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो अभी फ्यूचर में कौन रहेगा वो मैं गारंटी नहीं बोल सकती हूँ कि कौन होगा, लेकिन जिसके पास जो टैलेंट रहेगा, जो अच्छा मेहनत किया होगा, वो शायद वो फ्यूचर में वही नंबर वन बनेगा। मैम जैसा आपने बताया मैम, कोई भी बड़े कंपटीशन के पहले आप 6-8 महीने नेशनल कैंप में बिताते हैं, तो वहां रहने आपकी मनोस्थिति अलग बदल जाती है, आप कैसे रहते हैं। तो जब आप ऐसे कोई बड़े प्रतियोगिता में आप जाते हैं, तो वहां पर अक्सर होता होगा, बहुत स्ट्रेस में होते होगे, बहुत सोचते रहोगे अगला कंपटीशन किसके साथ है, क्या कैसे करना चाहिए। तो एक खिलाड़ी के अनुसार, अब जैसे खिलाड़ी का आपका, आप तो अलग सोचते हैं हमसे, आप ज्यादा स्ट्रेस संभाल पाते हैं, तो आप इन परिस्थितियों का सामना करते कैसे हैं? कि बहुत हाई देखो, लेवल हो गया, वहाँ स्ट्रेस हो गया, तो आप कैसे संभालते हो उसे? ये तो मानसिक चाप तो ज्यादा रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है मन में, लेकिन हम ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ये हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसी हिसाब से हमारा पोजीशन होता है इंटरनेशनल लेवल में। इंटरनेशनल लेवल से जाने से पहले तो काफी कंपटीशन खेलना पड़ता है, नेशनल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, एशिया लेवल, ये सारा टाइमिंग के साथ क्वालिफाई करने के बाद ओलंपिक जाते हैं। तो वह बहुत स्ट्रेट बढ़ जाता है माइंड में कि हमको कुछ करना है। मेडल मिले या ना मिले, हम मेडल के बारे में इतना नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमेशा कि हमारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा दे सकते हैं। सोचो कि मैंने पहले 12 सेकंड में भाग रही थी मैंने 100 मीटर को, मैं 12 सेकंड से और कितना कम कर सकती हूँ, इसके ऊपर ध्यान देके मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो मेरा कोच हमेशा यही कहते कि जब भी कंपटीशन जाते हैं खेलने के लिए, बड़े कंपटीशन, तो हमेशा कहते कि मेडल जितना बहुत बड़ा बात नहीं है, तेरा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूवमेंट होगा इसमें ध्यान दो। जब तेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो मेडल अपने अपने आ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड लेवल में आपको मेडलिस्ट बनना है, तो आपको 100 मीटर को 11-2, 11-3 के अंदर में खत्म करना होगा। तो उतना लेवल में आप खत्म करेंगे तो आपका मेडल कहीं ना कहीं आपको सिल्वर हो, गोल्ड हो या ब्रोंज आपको मिल जाएगा। तो आप 11.50 से लेके 70 में भाग रहे हो, तो आपका मेडल का चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा मेरे कोच मेरे टाइमिंग के ऊपर फोकस कराता है, मुझे ट्रेनिंग कराता है। तो काफी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है उस टाइम में, क्योंकि घर को नहीं जा सकते थे, कोई फ्रेंड के साथ मिल नहीं सकते, कुछ पसंदीदा खाना भी नहीं खा नहीं सकते। तो पूरी तरह से एक तपस्या की तरह हमको रहना पड़ता है उस टाइम में। और बॉडी फिटनेस हमेशा कंटिन्यूस रखना पड़ता है, कि जो कंपटीशन के लिए जितना बॉडी वेट चाहिए उतना ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपने अभी अभी सुने होंगे ओलंपिक में 100 ग्राम के वजन विनेश फोगाट हम्म। ने खेल नहीं पाया। तो बहुत क्रिटिकल रहता है बॉडी को फिटनेस रखना। काफी चीज को ऊपर ध्यान दे के वहां पे रह के ट्रेनिंग करना पड़ता है बड़े कंपटीशन के लिए। हम जैसा कि आपने बताया कि आपके स्पोर्ट में टाइमिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मेडल्स जो जीते जाते हैं, इसके लिए डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहती है। तो आप क्या अपने, जो आपने अभी तक डाइट फॉलो किया था अपने खेलों के दौरान, क्या आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? देखो, डाइट तो हमने नहीं चुनते कि हमको क्या खाना है नहीं खाना, हमारे एक न्यूट्रिशन डॉक्टर रहते हैं। वो हमको जिस तरह से खाना डाइट प्रोवाइड करते हैं, हम उसी तरह से खाना खाते हैं। क्योंकि हम जब कैंप में रहते हैं, हमारा रहना खाना पूरा गवर्नमेंट हमको हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट हमारा क्या ना, मेस रहता है, और न्यूट्रिशन डॉक्टर रहते हैं, फिजियोथेरेपी रहते हैं, कोच लोकल रहते हैं। तो वो पूरा टीम की तरह हमारे साथ काम करते हैं। तो हम जब डाइनिंग को जाते हैं तो हमको क्या क्या जरूरत है वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या खाना है, वेज खाना है या नॉन वेज खाना है या प्रोटीन का कुछ एनर्जी ड्रिंक पीना है, वो डिसाइड करते हैं। तो उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। ऐसे देखें तो नॉर्मल खाने हम तो सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे वगैरह खाते, ब्रेड दूध पी लेते, चना मूंग खाते, और लंच का टाइम में वेज नॉन वेज मिक्स करके हम रोटी चावल ये भी साथ में खाते। इतना फर्क होता है कि हम खाने के साथ साथ सप्लीमेंट कुछ लेते हैं। जैसे हमने मल्टी विटामिन हो, फिश ऑयल हो, या प्री वर्कआउट हो, काफी सप्लीमेंट हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को जल्दी रिकवरी करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत होता है। तो इसलिए सप्लीमेंट हमें यूज करते हैं। हम्म। मैम आई थिंक आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप जो अगले या नए बड़े एथलीट आने वाले, आप अभी कह नहीं सकते, वो बहुत वेरी करता है। और जबकि बाकी स्पोर्ट जैसे इंडिया में क्रिकेट काफी मशहूर है, उसमें विराट कोहली या MS धोनी जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं, पूरे साल खेलते, ज्यादा फेमस रहते हैं वो। तो इस बात में एक चीज आपको पूछना चाहूंगा मैं, हमारे देश में क्रिकेट हमेशा हमेशा से ही मशहूर रहा है, जिसके कारण कभी कभी जो दूसरे खेल होते हैं उनको कभी नजरअंदाज किया जाता है, या उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लोग फॉलो नहीं करते। तो आपके अनुसार हम ऐसे कौन से कदम ले सकते हैं कि
ये जो बाकी खेल होते हैं या जो आप खिलाड़ियां होते हैं, उनको हम कैसे ज्यादा इज्जत दे सकते हैं, उनको कैसे हम ज्यादा उनको जो डिजर्व करते हैं उनको हम कैसे वो दे सकते हैं इज्जत जो भी होती है। देखो, क्रिकेट को तो मैं खेल तरह नहीं मानती, वो एक कमर्शियल इवेंट होता है। आप आईपीएल देखो या कुछ वर्ल्ड कप देखो, इसमें कितना कंट्री खेलते हैं? कम से कम 10 से या 15 कंट्री खेलते हैं उधर। लेकिन ओलंपिक में आप दूसरा इवेंट में देखें, चाहे बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, लिफ्टिंग हो, 100 कंट्री आते हैं, मतलब 150 200 कंट्री आते हैं इसमें खेलने के लिए। तो प्रॉपर खिलाड़ी वो लोग होते हैं। आप वो क्रिकेट में देखेंगे तो सिर्फ 12 लोग या 6 8 लोग ऐसे खेलते हैं। और ये कमर्शियल इवेंट होता है, आप टिकट बुकिंग करके खेल देखना पड़ता है, टीवी के सामने पर देखना पड़ता है। जब वो कमर्शियल इवेंट खत्म हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमारा क्या ना, हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में खेल होता है, हमारा कमर्शियल इवेंट नहीं होता है। तब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है कॉम्पिटिशन, जैसे हमारा वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन करता है कॉम्पिटिशन, जैसे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन गेम, साउथ एशियन गेम, ओलंपिक, हम इसी कॉम्पिटिशन में खेलते हैं। और हमारा जो खेल है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपने देखेंगे ओलंपिक कब शुरू होकर कब खत्म हो गया, लोगों को पता नहीं हम्म। चल रहा है। लेकिन यही क्रिकेट होता है, आईपीएल होता था, तो लोग को पता चलता कि हाँ आईपीएल चल रहा है। तो लोग क्या ना, कमर्शियल इवेंट को ज्यादा फोकस करते हैं। तो प्रॉपर आप खिलाड़ी को देखेंगे तो इंडिया में जितना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, खिलाड़ी लोग को जितना फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज ओलंपिक में मेडल संख्या बहुत कम है। अभी तक ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडल आ चुका है अभी। मतलब हम उम्मीद रखते थे 20 या 30 का, लेकिन मिला सिर्फ 6 का। तो अभी से पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारे भारतवर्ष में। मैम, आपने जो मेडल्स की बात करी उससे एक छोटा क्वेश्चन और है। अभी हमारे देश की जनसंख्या करीबन 130 करोड़ है, बट तो भी हम सिर्फ 6 या 7 मेडल जीत पाते हैं हर ओलंपिक्स में। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हमारे पॉपुलेशन से मेडल्स की रेशियो इतनी कम है? हाँ देखो, हमारे भारतवर्ष की सभी फैमिली की सोच ऐसी है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे और अच्छा पढ़ाई करे, फ्यूचर में डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या वगैरह वगैरह कुछ भी बने। लेकिन कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन बने, देश का नाम रोशन करे। क्योंकि इसलिए काफी आपको प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स मैंने पढ़ाई का इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, कहीं पे कोचिंग क्लास मिल जाएगा, कॉलेज स्कूल वगैरह मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में। लेकिन स्पोर्ट्स में आप चाहेंगे ट्रेनिंग करने के लिए, स्पोर्ट्स में एकेडमी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और जो जो एकेडमी बनाया है, सिर्फ 2 3 एथलेट बनाया है, पीटी उषा मैम स्कूल एकेडमी बनाया है, पुलेला गोपीचंद एकेडमी के बनाया है, अभिनव बिंद्रा ने एक एकेडमी बनाया है, जैसे मैं भी एक एकेडमी बनाया है दीक्षांत स्पोर्ट्स एकेडमी। तो बेसिकली सब पेरेंट्स यही सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर क्या है, कुछ लाइफ नहीं है। आज अच्छा खेल रहे हो, कल को इंजरी हो जाएगा तो आपका फ्यूचर क्या है? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स लोग को बच्चों को खिलाना नहीं चाहते, जिस कारण से हमारा खिलाड़ी संख्या बहुत कम है। तो खिलाड़ी की संख्या जब कम रहेगा तो ओलंपिक में मेडल कैसे आएगा? तो इसलिए ओलंपिक में मेडल आना है तो काफी बच्चों को हमको खेलना पड़ेगा पहले। और जितना बच्चा खेलेंगे इतना टॉप लेवल रहेगा। और टॉप लेवल रहने से ही हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट रहेगा और हम वर्ल्ड लेवल में कॉम्पीट कर सकते हैं। जब हमारा टॉप कोई साथ में कोई टॉपर नहीं रहेगा, मतलब कोई फाइटिंग नेशन नहीं रहेगा, तो हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा मेडल का संख्या कम है। और ऐसे देखें तो भारत सरकार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना चाहिए उतना नहीं हो पाया अभी तक। कुछ कुछ जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जैसे पटियाला में, बैंगलोर में और दिल्ली में, और जैसे कोलकाता में, जहां जहां इनका साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी को इंडिया का साई सेंटर है। तो ऐसा हर स्टेट में जितना सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है इसमें भी कंडक्ट करना चाहिए। इसमें हमारा काफी बच्चा आएंगे स्पोर्ट्स करियर को और स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने के लिए। तो वो इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, जिस कारण से हमारा स्पोर्ट्स में खिलाड़ी संख्या कम है, और खिलाड़ी की संख्या कम के वजह आज मेडल की संख्या कम है। मैम, जैसा कि आपने अभी पढ़ाई वाला मुद्दा उठाया, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि आपकी शुरुआत में भी जो आपकी फैमिली कंडीशंस थी, जैसा आपने शुरुआत में बताया, उसके कारण जब आपने स्पोर्ट्स की तरफ स्विच किया तो आपको शुरुआत में डर नहीं लगा? शुरुआत में तो डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं गरीबी फैमिली से बिलोंग करती थी। आ, वो से एक ही रास्ता था, मैं नहीं खेलूंगी तो फ्यूचर मेरा कुछ है नहीं। क्योंकि पढ़ाई करके जॉब करना और परिवार का सिचुएशन बदलना मेरे लिए आसान नहीं होगा। और हम सब लड़की थे घर में। गाँव में भी ताना मारते थे कि एक ही घर में इतना लड़की है, फ्यूचर में इनका घर क्या हालत क्या रहेगा। तो काफी ताना सुनना पड़ा बचपन में। तो जितना भी कष्ट हो इसको मैंने सामना किया, हमेशा मन में यही रखा था मैंने कि मैं खेलूंगी तो मेरा परिवार का सिचुएशन बदलेगा और मैं फ्यूचर में छोटा मोटा जॉब कर सकती हूँ। तो ऐसे सोच लेके मैंने जितना भी कड़ी मेहनत आया, स्ट्रगल आया सामने, मैं इसको सामना किया। बहुत अच्छा। अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया था मैम, जो बॉर्डर पे एक जवान होता है, वो अपनी जान को खतरे में डालकर दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, अपने देश की रक्षा करता है। अभी इसी तरह एक एथलीट
जैसे आपने कहा कि आप 6-8 महीने कैंप में रहते हो ओलंपिक्स के पहले, तो उस टाइम भी आप दिन रात मेहनत करके देश को घर गर्व से भरने के लिए मेहनत करते हैं। इन दोनों में आपको कोई सिमिलरिटीज तो दिखी होगी कभी ना कभी, या अभी दिखी होगी। देखो वो लोग देश को बचाने के लिए लड़ाई करते, हम देश का सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ाई करते। मतलब दोनों का काम बराबर सेम है। हम फिजिकल मेहनत करते, वो लोग भी फिजिकल मेहनत करते। और सिर्फ जब कहीं पे दुश्मन आते रहते हैं भारत को आक्रमण करने के लिए, वो लोग रक्षा करते उसको और जनता को सेफ्टी करते। हम क्या ना सम्मान बढ़ाते, देश का सम्मान बढ़ता है। हम कहीं पे खेलते हो, जहाँ पे मेडल आते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा कंट्री मेडल ले रहा है। अभी जैसे ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल चाइना ले रहा है, यूएस ले रहा है। हम क्या बोलते हैं कि यूएस ज्यादा मेडल ले लिया ओलंपिक में, अरे इंडिया इतना नहीं ले पाए। तो हम जहाँ भी मेडल जीते हमारे देश का प्राउड करते हैं, इसलिए हमको रेस्पेक्ट देते हैं। काफी लोग हमको, आर्मी लोगों को जितना रेस्पेक्ट देते हैं, इससे भी हमको भी ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम भी सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं। मैम, जैसा कि आपने इतना लंबा जर्नी इंडियन एथलेटिक्स को दिया है, अपनी पूरी लाइफ शुरुआत से लेके अभी तक आप इंडियन एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। आप आगे इंडियन एथलेटिक्स को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? देखो इंडियन एथलेटिक्स में तो पहले से तो अभी ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं। और पहले जो जो सिस्टम था, अभी काफी चेंजेस हुआ है। पहले तो हम जब वो रनिंग करते थे, कैंप बोलते थे, एक ही जगह चुना जाता था कि पटियाला। पटियाला में एक ही इनका सेंटर था। अभी देखें तो पूरी भारतवर्ष में जितने सारे बड़े बड़े स्टेट है, जैसे मैं बताया, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा, हर जगह में इनका सेंटर बन रहा है बच्चों को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए। और बहुत काफी चेंजेस भी हुआ है। पहले महिला लोग आज नहीं आते थे खेलने के लिए, अभी काफी महिला लोग भी आ रही है। और उसी हिसाब से देखेंगे तो मैं भी एक एकेडमी बना है, किचन स्पोर्ट्स फाउंडेशन एकेडमी। इसमें काफी बच्चों को मैंने मैंने खुद रख के इनको ट्रेनिंग दिला रही हूँ, बच्चों को फ्यूचर में मेडलिस्ट बनाने के लिए। काफी कुछ चेंजेस हुआ है। मैम अभी आपने जैसे बोला कि आप करना चाहते हैं, आपके ही एथलेटिक्स से अभी पीटी उषा मैम आई थिंक इंडियन ओलंपिक कमिटी की चेयरमैन है। तो क्या आपके ऐसे मन में आता है कि आप भी कभी फ्यूचर में ऐसा बनना चाहो? देखो अभी तो हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन हो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसमें पीटी उषा मैम ने प्रेसिडेंट बनी रही। और इनको क्या ना, जो जो इलाइट एथलीट रहते हैं, जैसे अंजू बाबी जोत हो या आदिल सुमरी वाली, और काफी जो जो पुराने खिलाड़ी है लोग रहते हैं, वो लोग अभी संभाल रहे हैं, एसोसिएशन को संभाल रही है। तो हमारा वो एज अभी तक हुआ नहीं। हमारा काम है अभी खेलना है और खिलाड़ी को खिलाना है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। ये एसोसिएशन, ये सेक्रेटरी, ये इतना मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ अभी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका अभी फोकस सिर्फ गेम पर ही है ज्यादा, तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आप जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको क्या एक अपनी ओर से पर्सनलाइज मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारे युवा को यही कहूंगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी साथ में ऐड करो। क्योंकि आपका खेल में, जो लोग सोचते हैं कि फ्यूचर नहीं है, अभी देखेंगे तो खेल में काफी फ्यूचर है। आप जो अच्छा खिलाए, मतलब खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाता है, मतलब देश में मेडल आते हैं, इनको डायरेक्ट जॉब दिया जाता है हर गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे रेलवे में हो, पुलिस में, सीआईएसएफ में, बैंकिंग सेक्टर में। जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, उसी सेक्टर में डायरेक्ट जॉब दिया जाता है। आप देखे होंगे हर कोटे मैंने डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा रहता है, और स्पोर्ट्स कोटे में इनको जॉब दिया जाता है। सिर्फ जॉब नहीं, जो मेडल जीत के आते हैं इनको काफी पैसा भी दिया जाता है। अभी देखे जैसे जो गोल्ड मेडलिस्ट बन के आ रही है ओलंपिक में, इनको 50 लाख अमाउंट दिया जा रहा है। और काफी कॉर्पोरेट हाउस से भी आर्ट वगैरह दिया जा रहा है, काफी पैसा भी मिल रहा है। आप कंटिन्यू करेंगे स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में भी खुद का कैरियर बना सकोगे आप फ्यूचर में। तो इसलिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जो करेगा वो सफलता जरूर मिलेगा। मैम एक करंट इवेंट्स का एक पूछना था, आपका ओपिनियन क्या था? अभी जैसे हमने विनेश फोगट मैम का आपने बोला, विशेष फोगट मैम का, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मैम? वो जो पर्टिकुलर हुआ कि वो 100 ग्राम ओवरवेट होने में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, आई थिंक उनका हियरिंग भी है सिल्वर मेडल अपील के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखो हमारा स्पोर्ट्स में तो विभिन्न बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स। और सबका एसोसिएशन का रूल रेगुलेशन दूसरा दूसरा होता है। हमारे एथलेट में क्या होता है ना, एज कैटेगरी रहता है, जैसे अंडर 16, अंडर 20, अंडर 23, और वुमेन कैटेगरी। तो वो बॉक्सिंग वालों का, वेट लिफ्टिंग वालों का, कुश्ती वालों का, इनका मतलब एज जो मतलब केजी कैटेगरी रहता है, मतलब कौन कितना केजी वेट में खेलेंगे। तो उन लोग का जब वो बॉडी वेट का कैटेगरी रहता है, तो बॉडी वेट कैटेगरी में इनका 100 ग्राम से 50 ग्राम भी ज्यादा होता है तो इनको निकाल देते हैं। हमारे जैसे एज कैटेगरी होता है, सोचो कि हमने सिस्टम अंडर 16 में खेल रहे, मेरा एज 16 के नीचे रहेगा,
तो मैं खेल सकती हूँ। 16 की एज ज्यादा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट कैटेगरी में खेल पाऊंगी, मैं 16 की कैटेगरी में नहीं खेल पाऊंगी। तो उन लोग का ऐसा बॉडी वेट के कैटेगरी में ऐसे होता है। सोचो कि आपका बॉडी वेट 40 kg है, आप 40 kg में खेल सकते हो। आपका 40 kg से 5 kg बढ़ गया तो आप ओवर कैटेगरी में खेलना पड़ेगा, आप उसी कैटेगरी में नहीं खेल सकते। तो विनर फोगट्स का तभी ऐसे ही हुआ है, मतलब दो जो क्वार्टर फाइनल तक जो खेला इसका बॉडी वेट सेम था। और नेक्स्ट डे को बाद इसका जो फाइनल हुआ इसमें इसका बॉडी वेट 100 ग्राम बढ़ गया था। सारे लोग वही बोल रहे कि 100 ग्राम बढ़ने से कैसे आप खेलने दे, क्योंकि रूल ऐसा है, इनका रूल बहुत स्ट्रांग है, ओलंपिक का जो रूल है बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग के हिसाब से वो उन्होंने रूल के हिसाब से इन्होंने को 100 ग्राम बढ़ाने के बाद इसको निकाल दिया गया था। ये भी ये तो है कि रूल का सिस्टम है। लेकिन वो जो लोग बोल रहे कि अभी इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, कोई जानबूझ के किया होगा, तो वो तो मैं गारंटी दे के नहीं बोल सकती हूँ इसका साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, स्टंट हुआ कि नहीं। क्योंकि कभी कभी किसी के साथ स्कैम हो सकता है, लेकिन काफी बहुत बल्ले बल्ले एथलेट रहते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है। किसी को डोप टेस्ट में फंसा देते हैं, और किसी को एज कैटेगरी में भी फंसा देते हैं, ज्यादा एज बढ़ा देते हैं, और कभी कभी वेट भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ 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 एथलेट के साथ स्कैम होता है। लेकिन इनके साथ हुआ है कि नहीं मुझे इतना गारंटी नहीं है, मैं मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि इनका कैटेगरी दूसरा है, मेरा कैटेगरी दूसरा है। मैं सिर्फ एथलेट के बारे में बोल सकती हूँ कि हमारा रूलेशन क्या है। तो इनका रूलेशन क्या है मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम था क्योंकि मैं जब नेशनल कैंप में थी, सारी बच्चा जब खेलते थे मैं इनको पूछता कि आपका मतलब खेल कैसा है, तो वो लोग यही बोलते थे कि हमारा बॉडी वेट कैटेगरी रहता है, जिसमें अभी मीरा भाई चानू ने 40 kg कैटेगरी में खेलते थे, इनका जो फोर्थ पोजीशन आया लास्ट टाइम में ओलंपिक 3rd पोजीशन लिया था। तो सबका बॉडी वेट का कैटेगरी रहता है, मतलब आपको मैदान को उतरने के टाइम से आपको बॉडी वेट देना पड़ेगा। आपका बॉडी वेट सही है तो आप मैदान को जाके खेल सकते हो, आपका बॉडी वेट लो या डाउन है आप खेल नहीं सकते हो। हमारे भी ऐसे एज वेरिफिकेशन होता है, हम जब भी कंपटीशन जाते हैं हमको एज वेरिफिकेशन, हमको डेट ऑफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, प्रॉपरली मेरा एज कितना है वो वेरीफाई करते हैं। कभी कभी हमारा पूरा बॉडी भी उन्होंने टेस्ट करते हैं, एमआरआई टेस्ट कराते हैं, मेरा हड्डियां टेस्ट कराते हैं, टीथ भी टेस्ट कराते हैं। तो पूरा टेस्ट के सफल होने के बाद आपको कंपटीशन खेलने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो नहीं करते। थैंक यू मैम, ये जो मुद्दा है इस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। जो आज का टॉक सेशन है मैम, ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ऐसे और 3-4 सेशन इस महीने में हम रखे हैं, इसमें इसरो के डायरेक्टर बाकी इंपॉर्टेंट लोग भी है। तो ये जो सेशन है इसको हम कहते हैं भारत डायलॉग। ये होता है जो हमारे इंडिपेंडेंस डे, 78 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, हर साल करते हैं। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको समझाना हो तो ऐसे कौन से 3 शब्द आपके मन में आते हैं जब कोई भारत कहता है? समझ नहीं पाया सर, दूसरा मतलब और मेरा मतलब था, जैसे ये भारत डायलॉग है ना, तो अगर कोई भारत शब्द कहता है तो आपके ऐसे मन में कौन सी इच्छा आती है, आपके कौन से ऐसे कोई शब्द आते हैं दिमाग में जिससे आप भारत से जुड़ सकते हैं? तो भारत में तो एक तो हमको भारत को माता को प्यार करना चाहिए, देश के लिए हम काम करना चाहिए। खुद के लिए तो हम काम हमेशा करते रहेंगे, खुद के लिए मेरी फैमिली के लिए हम तो काम करते हैं, लेकिन देश के लिए क्या करना है, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो करेंगे तो माइंड में लाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। धन्यवाद मैम वो बात बताने के लिए। थैंक